हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और सभी अपने कार्यों को भी भली भांति कर रहे होंगे। यस, सुनिए ध्यान से कि आज हमारे व्याकरण का पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अपने मस्तिष्क को एकदम पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहिए और बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है ताकि आपको जो व्याकरण शब्द है ना उससे डर ना लगे। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है, सुनने में भी आता है कि कविता कहानी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही नाम व्याकरण का आता है तो ऐसा लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि व्याकरण बिंदु जो प्रारंभ हमारा करने जा रहे हैं हम रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसको आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए कि इतना मैं क्यों कह रही हूँ। कहते हैं ना कि यदि पहली सीढ़ी पर हमने बहुत अच्छे से संभल कर पैर रखा तो हम आराम से ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। यदि पहली ही सीढ़ी में हम फिसल गए तो फिर हम ऊपर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक एकदम कंसंट्रेशन, ताकि आगे आने वाले जो भी व्याकरण के टॉपिक्स रहेंगे वो इसी पर तो आधारित रहेंगे। कहते हैं ना कि रीडिंग लगाने के लिए या पठन कौशल के लिए हमें वर्ण जरूरी है सीखना, वर्णमाला जरूरी है सीखना। और जब वर्ण जानते हैं तो उनसे शब्द सीख जाते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बन जाता है। और यही तो अब हम पढ़ रहे हैं वाक्य भेद, जिसका पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इस वीडियो में आप रचना के आधार पर वाक्य भेद का भाग 1 देखेंगे। इसके बाद हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे जिसमें आप भाग 2 में और विस्तृत रूप से उनके भेदों के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसको आपने शायद सुना होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी बिल्कुल आपने ये शब्द सुनकर रखे होंगे, भेद भी सुनकर रखे होंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सुना है कभी? इंग्लिश में भी पढ़ा होगा और हिंदी में भी पहले अवश्य पढ़ा होगा। चलिए मैं ही बता देती हूं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 3। कुछ अनुमान लगाया कौन कौन से होते हैं? यस, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते क्या है, इनके भेदों को समझने से पहले हम जान लें कि वाक्य क्या होते हैं। अभी बताया ना मैंने कि जिस प्रकार से वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और जो सार्थक शब्दों का समूह रहता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की एक अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से अर्थ स्पष्ट करता है। जो भी हम वार्तालाप करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, वो वाक्यों की सहायता से ही किए जाते हैं। बिना वाक्य के कुछ भी नहीं है। यदि हम किसी भी बहुत सारे शब्दों को यूं ही लिख दें लाइन में और पूर्ण विराम लगा दें और हम सोचें कि ये वाक्य है, तो ये भी नहीं है। कैसे? मान लीजिए क्यों कहा गया है कि सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब कोई भी जैसे शब्द हैं, मैंने कह दिया पेन, चश्मा, मोबाइल, रानी जा रही है। क्या आपको लग रहा है पेन, चश्मा, मोबाइल, रानी जा रही है ये सही वाक्य है? हंसी आ रही होगी आपको, क्योंकि ये तो कुछ अर्थ ही प्रकट नहीं कर रहा है। अर्थात कि वाक्य जो रहते हैं वो अर्थ प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, तब जाकर कहीं वो वाक्य कहलाते हैं। तो इन्हीं वाक्यों की चर्चा इस वीडियो में आप करने वाले हैं, हम करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। रचना के आधार पर वाक्य होते क्या हैं? तो रचना के आधार पर वाक्यों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वाक्य क्या होते हैं। पता है, आप सबको पता है कि वाक्य या सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहली इकाई। आपको पता है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण क्या? अक्षर। क्या? लेटर्स। तो जो भी वर्ण है उन वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। समझ में आया ना कि वर्णों को मिलाकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर जो सार्थक समूह बनता है उसको कहते हैं वाक्य। और वाक्यों के सहायता से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे से जो भी हम बात कहने वाले होते हैं वो किस तरह से कहते हैं? वाक्य में ही तो कहते हैं, सेंटेंस में ही तो कहते हैं। ये सब नहीं कहेंगे कि राम, मोहन, क्या हमें पूरा वाक्य बोलना होगा, क्योंकि ये राम या मोहन ये तो सिर्फ शब्द हैं। और जब इन शब्दों को हम एक सार्थक समूह में बांध देते हैं, एक सार्थक वाक्य के अंदर चला जाता है या सार्थक उसमें चला जाता है कि हाँ राम
क्या आज आप स्कूल जाएंगे या क्या आज आप विद्यालय जाएंगे, तो ये एक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस वाक्य में जाएगा, अर्थ के आधार पर में। यदि हम कहें राम कक्षा 10वीं में पढ़ता है, मोहन बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। मोहन के द्वारा बांसुरी बहुत मधुर बजाई जाती है, ये भी रचना के आधार पर, क्योंकि उनकी सिर्फ रचना में परिवर्तन आया है, उनके बनावट में परिवर्तन आया है, उनके अर्थ में कोई नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पर जो भी वाक्य है वो किस तरह से बनते हैं, शब्दों से मिला, वर्ण से बनता है शब्द, शब्द के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य। और वाक्य कुछ और नहीं है, कोई अलग से नहीं है, कोई ऐसा खतरनाक सा नहीं है, वही है जो हम सब दिन प्रतिदिन के व्यवहार में लाते हैं या व्यवहारिकता में लाते हैं, उन्हीं को वाक्य कहते हैं। बस इनका नामकरण व्याकरणिक दृष्टि से कर दिया है तो उनको हम समझ जाएंगे, और हमें समझ में तो पहले से ही आता है, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर कि जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है तो हमें उनसे बातचीत करनी होती है। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल राम और श्याम या मैं या आप यहाँ हैं और मैं चुप रहूं, क्या कुछ नहीं है ना। तो हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो विचारों के माध्यम से, उन वाक्यों के माध्यम से ही, वाक्यों की सहायता से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही है कि जब भी हमें किसी से बातचीत करनी होती है तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होता है तो वो किसकी सहायता से किया जाता है, वाक्यों की सहायता से। वाक्य कुछ नहीं है, यही सेंटेंसेस है जो हम आपस में बातें करते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है। अब योग मीन्स मिलकर बनता है, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया ना कि शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। और शब्द, कोई भी शब्द पद कब बन जाता है, जैसे राम, मोहन, गीता, बांसुरी, पेन, घड़ी, ये सब शब्द हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों के यदि वाक्यों में प्रयोग किया जाए कि मेरी घड़ी बहुत अच्छी है, तो घड़ी आया है वाक्य में, तो वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों को पद कहते हैं। कुछ नया नहीं है, सब वही है, ठीक है। तो यही है कि योग मतलब जोड़कर। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता ही है, बिल्कुल, ये तो आपको भी पता है। यहां पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को तो पूर्ण करता ही है। वाक्य छोटा भी हो सकता है, वाक्य बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या वहीं जा रहे हैं जो उस दिन मेरे मित्र के पिताजी गए थे, है वाक्य भाई, बस थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो वाक्य छोटा हो सकता है, वाक्य बड़ा भी हो सकता है। ये नहीं कि कोई छोटा है तो हम कहेंगे वो वाक्य है, और वाक्य कुछ भी कहेंगे। तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसका कार्य सिर्फ यही रहता है कि हम जो भी कहना चाहते हैं, हमारे विचार जो भी हम व्यक्त करना चाहते हैं, वो वाक्यों की सहायता से करते हैं ताकि दूसरों तक वो समझ में आ जाए। आया समझ में? वाक्य क्या होते हैं? सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जिसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, जैसे आ, बा, सा, ए, बी, सी, ठीक है, का, खा, गा, ये सब वर्ण है। तो इन वर्णों को मिलाकर बना एक शब्द, और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। और जो भी हम वार्तालाप करते हैं, अपनी विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो वाक्यों की सहायता से ही पहुंचाते हैं। वाक्य छोटे भी हो सकते हैं, वाक्य बड़े भी हो सकते हैं, वाक्य तो वाक्य होते हैं, ठीक है। वाक्य छोटा हो या बड़ा किसी न किसी विचार को प्रकट करता ही है। अतः ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर बहुत अच्छे से आप सुन लीजिए कि वाक्य, कोई भी वाक्य कब कहलाएगा, जबकि उसका कोई अर्थ हो। सार्थक, सार्थक का अर्थ है सा अर्थ, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ के साथ, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनका कोई अर्थ हो, जो एक मैसेज हो, या जिनका जो कुछ भी संदेश दे सकते हैं, उनको हम वाक्य के अंतर्गत लाते हैं। जो पूरा का पूरा व्यवस्थित हो, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसको वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी, जैसे पेन, राधा सीता ने कुछ भी धोया, क्या है ये तो कुछ भी नहीं है। तो वाक्य जो है वो व्यवस्थित भी होगा, सार्थक भी होगा, और उसका अर्थ भी होगा, ठीक है। और वही वाक्य कहलाता है जो पूरा का पूरा अर्थ प्रकट कर सके कि इस वाक्य के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। जैसे अभी मैंने कुछ भी बोला ना, पेन, बॉटल, घड़ी, सीता जा रही, ये क्या कोई वाक्य है? नहीं। यदि हम कहें सीता अपने साथ पेन और बॉटल लेकर आ रही है, इसका अर्थ समझ में आया,
आशय समझ में आया, तभी तो ये वाक्य कहलाया। क्लियर है? आपको पता है ना, एक छोटा सा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो कुछ शब्द ही बोलता है, जैसे मम्मा, मम्मम, पानी। तो उतने में ही माँ समझ जाती है कि इनको क्या चाहिए, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, वो सीख रहे हैं। स्टार्टिंग की प्रोसेस है जो बिल्कुल प्रारंभिक। फिर धीरे धीरे वो कहेगा मम्मा मुझे पानी चाहिए, वाक्य बन गया। ठीक है? तो ये होते हैं वाक्य जिनका कोई अर्थ होता है, जो स्पष्टता समझ में आए, उन्हीं को वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ? आपको पता है सब। ठीक है, चलते हैं आगे कि अब कौन कौन सी बातें हैं जो वाक्य में महत्वपूर्ण होती हैं। वाक्य की रचना शब्दों से मिलकर होती है। अभी अभी आपने सुन लिया है, जो अभी आपने सुना है वो यहां पर आपको पढ़ना है या सुनना है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। जैसे कोई भी वाक्य है वो पूर्ण होगा। पूर्ण पता है ना आपको? विराम चिन्हों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कोई भी वाक्य पूर्ण होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, सेंटेंस कंप्लीट है, वहां पर हम पूर्ण विराम लगा सकते हैं। स्वतंत्र है, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है कि आओ मुझे पूरा करो या मुझे सहायता दो। ठीक है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, पूर्ण वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है, इसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि यहां होता क्या आप कक्षा 10वीं, क्या हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं? या फिर क्या हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है ही नहीं, कुछ अर्थ दे ही नहीं रहा है। अवश्य इसके आगे भी कुछ है। क्या आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, तब जाकर ये वाक्य पूरा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य पूर्ण होंगे, स्वतंत्र होंगे, जिनका अर्थ होगा और स्पष्ट रूप से जिससे भी हम कह रहे हैं उसको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है। संप्रेषण कौशल से आप भली भांति परिचित होंगे। ओके, अंग्रेजी में बोल देती हूँ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसका बहुत महत्व होता है। मान लीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत के तरीके को भी स्किल की क्या जरूरत है। अब बातचीत में भी तरीका है या उसमें भी कुशलता होनी चाहिए। कुछ लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, बिल्कुल बातचीत में भी कुशलता होती है, ताकि दूसरे जिसको भी हम अपने जो भी बात कहना चाहते हैं वो आसानी से समझ सकें। ठीक है, किस तरह से कि मान लीजिए एक दुकान पर एक व्यक्ति गया, भूखा व्यक्ति था, और उसने पूछा, वहां पर बहुत सारी खाने की चीजें हैं, तो उसने कहा कि भैया क्या यहाँ कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे मेरा पेट भर सके और मैं एकदम भर पेट खा सकूं। बोले कि हाँ हाँ मिलेगी। बोले क्या है? बोले बड़ा पाव है, या कुछ भी कह दिया कि ये है, तो बड़ा पाव हमने ले लिया। अब बोले कितने का है? बोले 5 रुपए का। बोले मेरी भूख मिट जाएगी? बोले हाँ हाँ बिल्कुल मिट जाएगी। अब सुनिएगा ध्यान से कि इसमें क्या कम्युनिकेशन स्किल है, क्या कहना चाहते हैं। तो बोले, उसने क्या पूछा था? क्या कोई ऐसी खाने की चीज है जिससे मेरा पेट भर जाए? बोले हाँ है, बड़ा पाव है, कितने का है? 5 रुपए का है। अब वो दुकानदार उसको देता गया, 1 से नहीं भरा, 2 से नहीं भरा, 5, 6, 7 खा गया। अब जैसे ही पैसे देने की बारी आई तो उस व्यक्ति ने उसको 5 रुपए पकड़ा दिए। दुकानदार बोला, अरे भैया तुमने कितने खाए हैं? 6 खाए हैं ना, तो कितने रुपए हुए? 30 रुपए। बोले नहीं, 5 रुपए। कहले क्यों? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे मेरा पेट भर जाए। तो 1 में तो मेरा पेट भरा ही नहीं था, 2 में भी मेरा नहीं भरा था पेट, 5 में भी नहीं भरा था, 6 में मेरा पेट भरा, तो वो उसी 6वें के ही पैसे दूंगा ना मैं। तभी मैंने आपसे पूछ लिया था। तो कम्युनिकेशन स्किल, या हम जो बात कहना चाहते हैं वो दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए, तब जाकर कहीं हम कम्युनिकेशन स्किल्ड कहलाएंगे। ठीक है, तो हम कोई भी व्यक्ति कितना क्या कहना चाहता है वो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। गागर में सागर भरना भी आपने सुना होगा कि बहुत लोग बहुत सारी बातों के स्थान पर कुछ ऐसा जिस्ट निकाल कर देते हैं जो आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होते हैं, कि जो भी वाक्य कहे जाते हैं उनका कुछ तो अर्थ होता है और भाव भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सफेद जूते, सिर्फ सफेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यदि कहें सफेद जूते तो क्या यह वाक्य है? नहीं, क्योंकि यहां पर किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान ही नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो। जबकि यदि ये वाक्य कब कहलाएगा? मुझे सफेद जूते खरीदने हैं, एक पूर्ण वाक्य है।
मुझे सफेद जूते खरीदने हैं। सिर्फ सफेद जूते वाक्य नहीं है, मुझे सफेद जूते खरीदना है, तो ये वाक्य कहलाएगा, क्योंकि यहाँ सफेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, समझ में आया ना? इस तरह से एकदम स्वतंत्र रूप से बैठिए, ओपन माइंड करके बैठिए और बिल्कुल ये सोचिए कि आपको आता है, क्योंकि आपको आता है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलो अब है कि वाक्य के अंग भी होते हैं। अब आप सोचेंगे हैं वाक्य के भी अंग होते हैं? बिल्कुल, अंग होते हैं और आपको पता है कि वो क्या होते हैं, बस आपको ये नहीं पता कि अच्छा इनका नाम ये है। जब तक हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते तो क्या हम उसको व्यक्ति नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। हम ये तो कहेंगे हाँ कोई सज्जन आए थे, कोई व्यक्ति आए थे, कोई कहेगा क्या नाम था, नाम नहीं पता। फिर हमें उनका नाम पता चल जाता है तो वो और अच्छे से फिर हम उनका नाम ले लेकर बात करते कि श्याम वहाँ गया था या श्याम ने वहाँ देखा, ये सारी चीज़ें। तो जो अंग होते हैं वो भी आपको पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि इनको अंग कहते हैं। प्रत्येक वाक्य के 2 खंड अथवा अंग होते हैं, जैसे कर्ता रहती है और क्रिया। हर एक वाक्य में कर्ता भी है और क्रिया भी है। कर्ता और क्रिया के विस्तार को उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। जैसे हर एक वाक्य में एक कर्ता होता है, क्रिया होती है, कहीं कहीं 2 क्रियाएं भी होती हैं। वो कहाँ होती हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यह बात है कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, सुनिए। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। जैसे राम ने सफेद जूते खरीदे। ठीक है, तो राम क्या है, कर्ता, तो राम क्या हुआ, उद्देश्य। विधेय क्या होगा, सफेद जूते खरीदे, बस सिंपल। तो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य कहलाता है और हर एक वाक्य में कर्ता तो होता ही है, तो कर्ता क्या है, उद्देश्य, बस इतना सुन लीजिए। और कर्ता कौन होता है, जो कुछ करने वाला होता है। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा है, यहां पर उद्देश्य क्या है, कर्ता कौन है, मोहन, तो उद्देश्य क्या हुआ, मोहन। ठीक है, इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा गया है वह मोहन के विषय में लिखा गया है, इसलिए मोहन ही इस वाक्य का उद्देश्य है। किसके बारे में लिखा गया है, मोहन के बारे में, तो उद्देश्य क्या है, मोहन। सिंपल, आ गया ना समझ में, यही इसके अंग है। दूसरा है विधेय। अब विधेय क्या है, वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन क्या है, उद्देश्य, बाजार जा रहा है, विधेय। सिंपल, एकदम इजी। यही वाक्य के अंग होते हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बस उनके नाम नहीं पता थे। क्लियर हुआ? मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में मोहन तो उद्देश्य है, इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। वाक्य का शेष अंश, अंश मतलब शेष भाग या रिमेनिंग पार्ट जो है, बाजार जा रहा है, मोहन के बारे में कहा गया है, इसलिए का विधेय है यही कि बाजार जा रहा है। और उदाहरण देख लेते हैं ताकि और आपको एकदम क्रिस्टल जैसा क्लियर हो जाए। शीला उद्देश्य, गाना गा रही है, विधेय। महात्मा गांधी उद्देश्य, हमारे प्रिय नेता थे, विधेय। हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अब यहां पर आप सोचेंगे इतना बड़ा भी उद्देश्य होता है? बिल्कुल, जिसके बारे में जो बात कही जाती है, जिसके बारे में भी बात की जाती है वो उद्देश्य, और जो बात की जा रही है कि क्या, हमारे प्रिय नेता, ये सिर्फ उद्देश्य है। उनके बारे में क्या बताया गया है कि हत्या कर दी गई, ये विधेय है। मैं उद्देश्य, कल दिल्ली जाऊंगा, विधेय। हुआ ना क्लियर? अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या है, कर्ता स्वयं। विधेय क्या है, जिस उसके बारे में जो भी बात की जा रही है वो होता है विधेय। क्लियर? वेरी नाइस। वास्तव में अब सुनिए कि जो आपको सब कुछ आता है ना, वो यहां पर व्याकरण में लिखा हुआ है, नया कुछ भी नहीं है। वास्तव में केवल क्रिया ही विधेय कही जाती है और क्रिया का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। अब क्रिया आपको पता है ना, एक्शन। ठीक है, तो वास्तव में केवल क्रिया ही विधेय कही जाती है। जो उद्देश्य के साथ जिस क्रिया के जोड़ से जो वाक्य बना है, तो वो क्रिया ही विधेय है और कर्ता उद्देश्य है। ठीक है, क्रिया का कर्ता उद्देश्य कहलाता है, किंतु जो शब्द उद्देश्य और विधेय की विशेषता प्रकट करते हैं अथवा उनके अर्थ में वृद्धि करते हैं, वे विस्तारक कहलाते हैं। विस्तारक मतलब समझते हैं, और उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और विस्तृत रूप उनको दे रहे हैं, तो उनको विस्तारक कहेंगे। ऑफ कोर्स जो कर्ता है वो उद्देश्य है, जो क्रिया है वो विधेय है।
अब कर्ता और क्रिया के बारे में जो विस्तृत जानकारी दे रहे हैं और कुछ बढ़ चढ़कर यदि बात की जा रही है तो वो विस्तारक है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उद्देश्य के विस्तारक उद्देश्य के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द अथवा वाक्यांश उनके साथ जोड़े रहते हैं या वे ही कहलाते हैं विस्तारक। जैसे काली गाय घास चरती है, ठीक है, कमल का भाई मूर्ख है, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। अब सुनिए, काली गाय उद्देश्य, चरती है विधेय, क्या घास, तो घास चरती है इसका विस्तारक हो जाएगा। कमल का भाई है, सिर्फ कमल का भाई है तो कमल कर्ता, उसका भाई है विधेय। अब लिखा है कमल का भाई मूर्ख है या बुद्धिमान है, ठीक है। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, तो यहां पर मेरी बात सुनिए, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, यहां तक क्या है उद्देश्य, विदेश चले गए तो ये आ जाएगा उसमें। उपर्युक्त वाक्यों में गाय, भाई तथा शर्मा जी उद्देश्य है, क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य कहलाता है, आपको पता है। तथा काली, कमल का तथा पड़ोस में रहने वाली, ये तीनों क्रमशः उन उद्देश्यों के अर्थ में वृद्धि करने के कारण उनके विस्तारक हैं। क्योंकि यहां पर काली कहा है, सिर्फ गाय नहीं कहा है, कमल कहा है, वहां सिर्फ कहां रहते हैं ये नहीं, पड़ोस में रहने वाले, तो ये उनके विस्तारक हैं जो उनके डिटेल्ड और बताते हैं। विस्तारक का मतलब क्या, डिटेल्ड, ठीक है, तो वही उनके विस्तारक हैं। ऊपर के वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर ही यह पता चलता है कि उद्देश्य, विस्तार शब्द प्रायः विशेषण, संबंध कारक तथा विशेषण वाक्य होते हैं। प्रथम वाक्य में काली शब्द विशेषण है, दूसरे वाक्य में कमल का संबंध कारक है और पड़ोस में रहने वाले वाक्यांश जो कि विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं। आपको पता है ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ पढ़ा है। तो संज्ञा आपको पता है क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, सिंपल ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अंग्रेजी में भी पढ़ा है आपने। सर्वनाम क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनके उपभेद भी हैं, इनके भेद भी हैं। जैसे संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भेद हैं संज्ञा के, कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक मीन्स जो विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात की जाती है। जातिवाचक, जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, कौन कौन से, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये सारी बातें यहां पर जो व्याकरण है उसमें हम करने वाले हैं। तो आपकी शुरू से जितना व्याकरण आप पढ़ चुके हैं ना, उनका हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। विधेय के विस्तारक, विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द विधेय विस्तारक कहलाता है। जैसे देखो, अभी हमारा उद्देश्य का विस्तारक था कि काली गाय, गाय की विशेषता बता रहे थे या उसका विस्तार बता रहे थे, इसलिए वो उद्देश्य के विस्तारक थे। अब हम चल रहे हैं विधेय के विस्तारक, और विधेय क्या होता है, क्रिया, ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, भावेश परिश्रमी है, राघव खाकर सो जाएगा, विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ये सारे वाक्य किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, विधेय की तरफ। उद्देश्य मतलब जो कर्ता की विस्तार को बताते हैं, विधेय मतलब जो क्रिया के विस्तार को बताते हैं, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। ऊपर लिखे वाक्यों में दौड़ रहा है, जाएगा तथा कर दिया, ये तीनों विधेय हैं। तथा, तेज, परिश्रमी, खाकर, भारत पर तथा आक्रमण, ये 5 विधेय विस्तारक हैं। इनमें तेज क्रिया विशेषण परिश्रमी पूरक, खाकर पूर्णकालिक क्रिया, भारत पर अधिकरण कारक, आक्रमण शब्द कर्म है, यही विधेय विस्तारक हैं। जो विधेय अर्थात क्रिया की विशेषता या क्रिया का विस्तृत रूप बताएं, डिटेल्ड जानकारी दें क्रिया की, उन्हें विधेय विस्तारक कहेंगे। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से उद्देश्य की जो डिस्क्रिप्शन दें या उद्देश्य का जो विस्तार रूप बताएं वो उद्देश्य का विस्तारक कहलाएगा, और जो क्रिया का विस्तार रूप बताएं वो क्रिया विधेय विस्तारक कहलाएगा। आया, यस, वेरी गुड। आशा करती हूं आपको वाक्य समझ में आया है, उद्देश्य और विधेय भी अब समझ में आ गया है। तो अब उद्देश्य या विधेय नामक शब्द से डरना नहीं है और व्याकरण को एकदम हंसकर खिलखिलाकर उसका स्वागत करना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, और आगे के जो भी वीडियो हैं आने वाले हैं वाक्य से रिलेटेड, उनको भी आप ध्यान से देखेंगे और समझ पाएंगे। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है आप सभी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री।
कि ना केवल स्कूल के वीडियोस या स्कूल शिक्षा से संबंधित वीडियोस ही यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मिलते हैं फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, मतलब बहुत सारी जो भी आरआरबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री में प्रोवाइड करता है, करता रहेगा। चलते हैं कि विषय में कौन कौन सा, क्या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि आप अपनी कक्षा के वीडियोस हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है, निर्भर आप पर करता है कि आप कौन सा माध्यम या कौन सा मीडियम चुनते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो आप गणित, है ना, सामान्य जानकारी या जो भी विज्ञान है, सबको आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। किस तरह से जाना है, क्या आप टॉपिक को कैसे देखेंगे वो मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आपको हिंदी का वीडियो देखना है, क्लिक किया, हिंदी की वीडियो पर जाते ही आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट पर सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पर हर एक टॉपिक को, सब टॉपिक को अरेंज किया हुआ है ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना हो। जैसे आपको देखना है एनसीईआरटी या सीबीएसई आधारित पाठ्यक्रम, बिल्कुल क्लिक कर दीजिए। आपको देखना है विषय का संपूर्ण विवरण या पाठ का क्रमानुसार सारांश, एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न, वन शॉट रिवीजन, जो भी आपको देखना है यहां पर आप उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको देखना है पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम देखेंगे, जानेंगे, तभी तो हम आगे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाएंगे कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, तो पाठ्यक्रम का वीडियो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो आपके सामने आ जाएगा और वीडियो में सब कुछ बता दूं आपको कि कोर्स ए क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी स्पर्श और संचयन, दोनों किताबों का, दोनों पुस्तकों का बड़े अच्छे से यहां पर विवरण दिया है आपकी लाली मैडम ने। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कितने पाठ हैं, काव्य खंड, गद्य खंड, कौन कवि, कौन लेखक, जो पाठ का नाम है, शीर्षक, उसका अर्थ क्या है, अर्थात टॉपिक या टाइटल को सुनते ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में हम क्या करने वाले हैं। आशा करूंगी और बिल्कुल मुझे भरोसा है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको वीडियो समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और एकदम एकदम कहने का आई एम द फर्स्ट वन। तो इस तरह से अपने आप को आगे रखते हुए वीडियो का लाभ उठाना है, शेयर करना मत भूलिए ताकि आपकी तरह सभी स्टूडेंट्स फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकें, क्योंकि रास्ता एकदम क्लियर है। मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए ही यहां पर है कि आप जो लक्ष्य आप चुनना चाहें, क्योंकि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी हैं। तो यहां पर हम हैं सदा के लिए आपके साथ। किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का भ्रम अपने मस्तिष्क में मत पालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।